स्वागत है आज के इस खास एनालिसिस में। देखिए, आज हम जिस डॉक्यूमेंट की बात करने वाले हैं ना, वो पहली नज़र में बस एक बोरिंग सा सरकारी कानून लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए, ये एक ऐसा मास्टर प्लान है जिसने हमारे देश के पूरे पावर सेक्टर को जड़ से हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 की। इस एक अकेले कानून ने बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के उस उलझे हुए जाल को पूरी तरह से सुलझा दिया। और सबसे बड़ी बात, जो असली पावर थी ना, वो सीधा कंज्यूमर्स के हाथ में लाकर रख दी। तो चलिए जरा डिटेल में बात करते हैं। जरा 2003 से पहले के वक्त की कल्पना कीजिए। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स भारी घाटे में डूब रहे थे। बिजली की डिमांड बहुत ज्यादा थी और सप्लाई ना के बराबर। और ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन में जो AT&C लॉसेस होते थे, वो तो बस आसमान छू रहे थे। सोचिए, हालत इतनी अजीब थी कि अगर किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को अपनी फैक्ट्री के लिए खुद की बिजली बनानी हो ना, तो उसे उसी सरकारी सिस्टम के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे जो खुद उसे पर्याप्त बिजली देने में नाकाम था। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ ना कि कोई इंसान प्यासा मर रहा हो और उसे कुआं खोदने की परमिशन उसी से मांगनी पड़े जिसने सारा पानी अपने कब्जे में कर रखा है। इस पूरे टॉपिक को आसानी से डिकोड करने के लिए हम इसे 5 मेन पिलर्स में बांटेंगे। पहला, मोनोपोली यानी एकाधिकार का खत्म होना। दूसरा, ओपन एक्सेस और सरचार्ज। तीसरा, इंडिपेंडेंट कमीशंस। चौथा, कंज्यूमर राइट्स। और पांचवा, बिजली चोरी पर वो सख्त सजाएं। तो चलिए सीधे पहले पिलर पर आते हैं, मोनोपोली का अंत। अब ये जो स्लाइड है ना, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। इस एक्ट ने सबसे तगड़ा हथौड़ा मारा स्टेट की उस मोनोपोली पर जिसने बिजली जनरेशन को पूरी तरह जकड़ कर रखा था। 2003 से पहले बिजली बनाना मतलब जैसे नोट छापना, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार का काम था। कोई प्राइवेट कंपनी तो इसमें आने की सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन फिर आई सेक्शन 7। इस धारा ने तो पूरा गेम ही पलट दिया। इसने जनरेशन को पूरी तरह से डी लाइसेंस कर दिया। मतलब अब अगर आप ग्रिड से जुड़ने के टेक्निकल स्टैंडर्ड्स पूरे करते हैं तो आपको सरकार के चक्कर काटने की या किसी लाल फीताशाही वाले लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में आकर अपनी बिजली खुद बना सकता है। और इसी आज़ादी का एक बहुत बड़ा असर दिखा सेक्शन 9 के रूप में। इमेजिन कीजिए एक बहुत बड़े स्टील या एल्यूमिनियम प्लांट को, जहां मशीनें 24 घंटे चलती हैं। 2003 से पहले जैसे ही ग्रिड फेल होता था, उन्हें करोड़ों का नुकसान होता था। लेकिन सेक्शन 9 ने उन्हें अपनी ही फैक्ट्री के अंदर कैप्टिव पावर प्लांट लगाने की पूरी छूट दे दी। इससे इंडस्ट्रीज को तो सिक्योरिटी मिली ही, साथ ही सरकारी ग्रिड से एक बहुत बड़ा बोझ भी हट गया। अच्छा, सब कुछ तो फ्री कर दिया गया, लेकिन एक एक्सेप्शन भी रखा गया। सेक्शन 8 के तहत अगर आप हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी पानी से बिजली बनाना चाहते हैं, तो आपको अभी भी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CEA से परमिशन लेनी होगी। क्यों? क्योंकि यार, नदियों का पानी सिर्फ बिजली के लिए तो नहीं है ना। इसका सीधा असर किसानों की सिंचाई, शहरों के पीने के पानी और बाढ़ नियंत्रण पर भी पड़ता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज को ऐसे ही बिना रेगुलेशन के तो छोड़ा नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पिलर की तरफ, ओपन एक्सेस और सरचार्ज। देखिए, बिजली बनाने की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन असली चैलेंज तो अब शुरू हुआ। मान लीजिए किसी ने दूर किसी गांव में सस्ती बिजली बना ली, लेकिन उस बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी फैक्ट्री तक बाल्टी में भरकर तो नहीं ले जाएंगे ना। इस्तेमाल तो वही पुरानी सरकारी ग्रिड की तारों का ही करना पड़ेगा। और यही एंट्री होती है ओपन एक्सेस के इस कमाल के कॉन्सेप्ट की। सेक्शन 42 के तहत अब कंज्यूमर सिर्फ अपनी लोकल डिस्कॉम से बिजली लेने के लिए मजबूर नहीं है। इसे ऐसे समझिए, स्टेप 1, दिल्ली की कोई फैक्ट्री अब सीधे राजस्थान के किसी सोलर प्लांट से सस्ती बिजली खरीद सकती है। स्टेप 2, जाहिर है इन तारों का इस्तेमाल फ्री तो होगा नहीं। इसके लिए एक तरह का टोल टैक्स देना पड़ता है, जिसे व्हीलिंग चार्ज कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम हाईवे यूज करने के लिए टोल देते हैं। लेकिन कहानी में जो असली ट्विस्ट है ना, वो व्हीलिंग चार्ज नहीं है, वो है हमारा स्टेप 3, क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज। इसकी इकोनॉमिक समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे देश में डिस्कॉम्स किसानों और गरीब परिवारों को बहुत ही कम दाम पर, या यूं कहें कि सब्सिडी पर बिजली देते हैं। अब इस घाटे की भरपाई कैसे होती है? वो होती है बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से ज्यादा पैसे लेकर। अब सोचिए, अगर ये सारे बड़े और अमीर कंज्यूमर्स ओपन एक्सेस के जरिए बाहर से सस्ती बिजली लेने लग गए, तो हमारी डिस्कॉम्स तो रातों रात बर्बाद हो जाएंगी। फिर गरीबों की सब्सिडी का बोझ कौन उठाएगा? बस इसी नुकसान की भरपाई के लिए ये सरचार्ज लगाया गया। ये एक बहुत ही डेलिकेट सा बैलेंस है जो पूरे सिस्टम को टिकाए हुए है। अब आते हैं तीसरे पिलर पर, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशंस। अब इस स्लाइड में जो बात है ना, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सवाल ये था कि व्हीलिंग चार्ज या सरचार्ज, ये सब तय कौन करेगा? अगर ये पावर स्टेट गवर्नमेंट्स के पास छोड़ दी जाती तो शायद कभी ओपन एक्सेस को पनपने ही नहीं दिया जाता।
इसी क्लैश को रोकने के लिए एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाया गया। सेंटर में CERC और स्टेट लेवल पर SERC। ये कमीशंस सरकार से बिल्कुल अलग होकर काम करते हैं। सेक्शन 60 इनकी भूमिका एकदम साफ कर देती है। इनका काम ये देखना है कि कोई भी बड़ी कंपनी मार्केट में अपनी पावर का गलत फायदा ना उठाए और सारे टैरिफ्स एकदम ट्रांसपेरेंट हो। आसान भाषा में कहें तो ये कमीशंस इस पूरे गेम में एक निष्पक्ष रेफरी की तरह काम करते हैं। चलिए अब रुख करते हैं चौथे पिलर का, कंज्यूमर राइट्स। जनरेशन और ट्रांसमिशन की इन बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बातों से निकलकर अब जरा आम आदमी की बात करते हैं। इस एक्ट ने ना एक बहुत बड़ा माइंडसेट बदला। इसने बिजली को सरकारी एहसान की कैटेगरी से निकालकर हमारा एक स्ट्रिक्ट लीगल राइट बना दिया। एक्ट का सेक्शन 43 एकदम साफ आदेश देता है, ड्यूटी टू सप्लाई। मतलब अगर आपका एप्लीकेशन सही है और आपने फीस भर दी है तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को हर हाल में, जी हां, हर हाल में 1 महीने के अंदर कनेक्शन देना ही होगा। ये बिल्कुल उस पिज्जा डिलीवरी की गारंटी वाले नियम की तरह है। ये उनका लीगल फर्ज है, कोई फेवर नहीं। और अगर कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो पता है क्या होगा? डिफॉल्ट के हर 1 दिन के लिए उन पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ये आम कंज्यूमर के हाथ में एक ऐसी अकल्पनीय ताकत थी ना, जिसने रातों रात पूरे सिस्टम में गजब की अकाउंटेबिलिटी ला दी। अब जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में किसी इतनी बड़ी पावर कंपनी से कोई आम इंसान जुर्माना वसूल सकता है? इसी डाउट को क्लियर करने के लिए ना एक 2 टियर जस्टिस सिस्टम बनाया गया। सेक्शन 42 सब सेक्शन 5 के तहत हर कंपनी के लिए अपना एक कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम यानी CGRF बनाना जरूरी कर दिया गया। लेकिन अगर वो फोरम अपनी कंपनी का साइड लेने लगे तो उसका भी जुगाड़ है। सेक्शन 42 सब सेक्शन 6 के तहत एक इंडिपेंडेंट ओम्बड्समैन या लोकपाल का प्रोविजन रखा गया है। और मजे की बात यह है कि इस ओम्बड्समैन को बिजली कंपनी नहीं बल्कि वो इंडिपेंडेंट SERC अपॉइंट करता है। और इसके पास इतनी पावर है कि ये बड़ी से बड़ी कंपनी पर भी भारी भरकम फाइन लगा सकता है। और अब आते हैं हमारे आखिरी यानी 5वें पिलर पर, बिजली चोरी पर सख्त सजा। देखिए, जहां इतने अधिकार दिए गए हैं वहां कड़े नियम भी तो जरूरी है ना। जब प्राइवेट कंपनियों को इस सेक्टर में बुलाया जा रहा था तो उन्हें साफ दिख रहा था कि जिस सिस्टम में 30 से 40% बिजली चोरी हो जाती हो वहां कौन पैसा लगाएगा। इस बीमारी का तो पक्का इलाज चाहिए था। इसलिए सेक्शन 135 से 140 तक कंपनियों को एक पूरी पावर दे दी गई। अगर 10 किलोवाट से कम की छोटी मोटी चोरी है तो जितना फाइनेंशियली फायदा हुआ है उसका 3 गुना जुर्माना लगेगा। लेकिन अगर कोई भारी इंडस्ट्रियल चोरी है, मान लीजिए 10 किलोवाट से ज्यादा का लोड है और बार बार पकड़े जा रहे हैं, तो सीधे 6 महीने से लेके 5 साल तक की जेल और सबसे बड़ी बात डिबारमेंट। मतलब उस फैक्ट्री को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा, कहीं से बिजली नहीं मिलेगी। किसी भी चलते हुए बिजनेस के लिए ये तो सीधे डेथ वारंट जैसा है ना। और हाँ, इन केसेस को फटाफट निपटाने के लिए सेक्शन 153 के तहत स्पेशल कोर्ट्स भी बना दिए गए। अब यहाँ एक बड़ा ही बारीक सा डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ तो है हुक या कटिया डाल के डायरेक्ट बिजली चुराना, और दूसरी तरफ आता है सेक्शन 126 के तहत अनऑथोराइज्ड यूज़। मतलब मान लीजिए आपने घरेलू मीटर लिया हुआ है लेकिन आप उस पर कोई कमर्शियल दुकान चला रहे हैं। अब टेक्निकली ये चोरी तो नहीं है, लेकिन इसकी मार भी कुछ कम नहीं पड़ती। असेसमेंट के टाइम पर पिछले 12 महीनों तक का आपका पूरा बिल नॉर्मल कमर्शियल रेट के 2 गुने हिसाब से वसूला जाएगा। 2x। ये इतना तगड़ा फाइनेंशियल झटका है ना कि कोई भी नियम तोड़ने से पहले 10 बार सोचेगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 ने सदियों पुरानी मोनोपोली को तोड़कर एक बहुत ही सॉलिड इकोसिस्टम तैयार किया। लेकिन हर कानून की तरह इसका भी असली टेस्ट तो फ्यूचर में ही है। आज आप देखिए सोलर पावर कितनी सस्ती हो रही है, बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स रोज एडवांस हो रहे हैं। तो क्या आने वाले कल में ऐसा हो सकता है कि कोई पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी अपना खुद का सिस्टम बना ले और मेन ग्रिड से अपना कनेक्शन ही काट ले? सोचिए, जब हम सब सिर्फ कंज्यूमर नहीं बल्कि खुद बिजली बनाने वाले प्रोज्यूमर बन जाएंगे, तो क्या ये जो इतना बड़ा ग्रिड सिस्टम और क्रॉस सब्सिडी का मॉडल हमने बनाया है, ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना? अगली बार जब आप कमरे की लाइट ऑन करें तो जरा उस कमाल के लीगल स्ट्रक्चर के बारे में जरूर सोचिएगा जिसने इस रोशनी को आप तक पहुंचाया। और ये भी सोचिएगा कि शायद कुछ सालों बाद ये रोशनी किसी दूर पावर प्लांट से नहीं बल्कि सीधा आपके घर की छत से आ रही हो। आज के इस एनालिसिस में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें और सवाल उठाते रहें।